नमस्कार स्टूडेंट, आज हम देखते हैं सार्वजनिक वित्त का सिद्धांत कि अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत क्या होता है, कि एटलीस्ट सार्वजनिक व्यय को किस प्रकार प्रयोग में लाना चाहिए या उसकी थ्योरी क्या है कि हम मैक्सिमम सोशल वेलफेयर को अचीव कर सके। तो डिफरेंट टाइप्स के ओपिनियन इस थ्योरी के बारे में है। सबसे पहले सार्वजनिक वित्त का प्रमुख उद्देश्य है अधिकतम सामाजिक कल्याण करना, कि ऑलमोस्ट जो पब्लिक फाइनेंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, कि सोसाइटी का वेलफेयर हो और बेटर यूटिलाइजेशन हो फाइनेंस का। तो सार्वजनिक वित्त के जो कारक तत्व हैं, दो कारक होते हैं। सार्वजनिक वित्त में ऑलमोस्ट हम दो चीजों को इंक्लूड करते हैं जो हमारे सोशल वेलफेयर को अफेक्टेड करती है। फर्स्ट इज राजस्व एंड सेकंड इज एक्सपेंडिचर। पहला है फाइनेंस और दूसरा है एक्सपेंडिचर। फाइनेंस होगा तो हम एक्सपेंडिचर कर पाएंगे। तो सोशल वेलफेयर के दो फैक्टर है, फर्स्ट इज फाइनेंस एंड अदर वन इज एक्सपेंडिचर। सार्वजनिक वित्त के कारक राजस्व व व्यय को अलग अलग दिशाओं में कार्य करते हैं। अब इन दोनों के जो फंक्शन है वो अलग अलग है। राजस्व का काम अलग है और व्यय का काम जो है वो अलग है। दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल अलग अलग है। और व्यय माइनस कराधान, जो भी सार्वजनिक व्यय है उसमें से जब हम कराधान या त्याग को माइनस कर देते हैं, टैक्स लगाने से जो त्याग होता है, जो भी आपका सेटिस्फेक्शन है उसमें से, संतुष्टि में से त्याग को जब माइनस कर देते हैं तो वो बचता है अधिकतम सामाजिक लाभ। इट मीन्स एक्सपेंडिचर ज्यादा होनी चाहिए सोसाइटी में, वेलफेयर ज्यादा होना चाहिए, लोगों को लाभ अधिक मिलना चाहिए और जो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो कम हो, तभी जाकर के उस सोसाइटी में मैक्सिमम सोशल वेलफेयर पॉसिबल हो सकता है। तो एडम स्मिथ और रिकार्डो जो थे वो सार्वजनिक वित्त के फेवर में नहीं थे, वो गवर्नमेंट के इंटरफेयर में नहीं थे, कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरनल नहीं करे, वो केवल सेफ्टी करे, लो बनाए, बस यही काम करे और अदर इनसाइड द कंट्री किसी भी मैटर में इंटरफेयर नहीं करे। वो सार्वजनिक वित्त की पूर्णतः उपेक्षा करते थे। तो उनका ओपिनियन था कि न तो टैक्स लगाना चाहिए और ना ही एक्सपेंडिचर होना चाहिए, ये मानते थे। मतलब ये दोनों अर्थशास्त्री एडम स्मिथ और रिकार्डो जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट थे, उनके ओपिनियन थे कि प्रत्येक कर एक बुराई है, कि हर कर एक बुराई को जन्म देता है। जैसे ही हम टैक्स लगाते हैं तो टैक्स लगाना एक सोशल इविल है, एक सामाजिक बुराई है। किसी भी सरकार को कर नहीं लगाना चाहिए, एडम स्मिथ और रिकार्डो के ओपिनियन थे। और प्रत्येक सार्वजनिक खर्च अनुत्पादक है और गवर्नमेंट जो पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, एटलीस्ट वो अनप्रोडक्टिव है। सरकार को कोई खर्चा वेलफेयर को इंक्रीज करने के लिए कंट्री में नहीं करना चाहिए। तो एडम स्मिथ और रिकार्डो के ओपिनियन थे कि कर भी बुराई है और सार्वजनिक व्यय अनुत्पादक है, अतः इन दोनों को नहीं करना चाहिए। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री मानते हैं, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट की थॉट्स है कि एटलीस्ट कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब चीजें कल्याण को इंक्रीज करती है। एग्रीकल्चर है किसी भी कंट्री का, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, तो ये इनसे कल्याण प्रभावित होता है, सोशल वेलफेयर इंक्रीज होता है। अतः इन पर खर्च करना उचित है, इन पर व्यय करना चाहिए, ये जरूरी है। और विलासिता की वस्तुओं पर लगाया कर उपयुक्त है। विलासिता की वस्तु पर गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है लग्जरीज आइटम्स को डीमोटिवेट करने के लिए, उनके कंजम्पशन को, तो वो बेटर है। इट मीन्स सार्वजनिक एक्सपेंडिचर सही है। तो जो उनका ओपिनियन था कि सार्वजनिक खर्च अनुत्पादक है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ये उत्पादक है। एजुकेशन हाई होगा, लिटरेसी रेट बढ़ेगी, एग्रीकल्चर प्रमोट होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, तो बेटर वो प्रोडक्टिव है। और वो कह रहे हैं कर एक बुराई है, तो ये कह रहा है कि अगर विलासिता पर कर नहीं लगाया तो लोग लग्जरीज आइटम्स को ज्यादा कंज्यूम करेंगे, अतः कर बुराई नहीं है। तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों के जो ओपिनियन थे वो ये थे कि ना तो कर बुराई है, ना सार्वजनिक व्यय अनुत्पादक है। किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए टैक्स और एक्सपेंडिचर दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर यह हो गया कि कर भी लगाना जरूरी है और व्यय करना भी जरूरी है। तो प्रोफेसर डाल्टन के अकॉर्डिंग, अब आ जाते हैं हम प्रोफेसर डाल्टन की थ्योरी, क्योंकि अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत प्रोफेसर डाल्टन के द्वारा ही दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि लोक वित्त की सर्वोत्तम व्यवस्था बजट है। सबसे पहले किसी भी कंट्री में सबसे पहली जो व्यवस्था है वो है हमारा बजट, कि एक कंट्री को अपने बजट के अनुरूप चलना चाहिए। बजट मीन्स आपका जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है
वो आपकी पब्लिक रेवेन्यू के इक्वल हो। इट मीन्स संतुष्टि और त्याग दोनों बिल्कुल बराबर हो तो बेटर रहेगा। तो लोक वित्त की सर्वोत्तम व्यवस्था बजट है कि बजटिंग बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है और वो मेन फैक्टर्स है सोशल वेलफेयर को इंक्रीज करने का, और जिसका मुख्य उद्देश्य अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति है। और गवर्नमेंट जो बजट बनाती है अपने एक्सपेंडिचर रेवेन्यू को एक मैनेज तरीके से जो मैनेज करती है एक बेटर तरीके से, तो वो क्या है, अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति का साधन है। और बजट का उद्देश्य होता है कि मैक्सिमम सोशल वेलफेयर को वो अचीव करे। तो राजस्व व व्यय दोनों को नियंत्रित करना जरूरी है कि आप राजस्व को भी नियंत्रित तरीके से लो और एक्सपेंडिचर को भी प्रॉपर मैनर में खर्च करो। तो दोनों ही जरूरी है, ना तो अननेसेसरी का टैक्सेशन हो और न अननेसेसरी का एक्सपेंडिचर हो। दोनों जितनी जितनी रिक्वायरमेंट में हो उतना होना सफिशिएंट है, और दोनों की रिक्वायरमेंट है तभी जाकर के वेलफेयर हो जाएगा। केवल राजस्व से या पब्लिक एक्सपेंडिचर अकेले से दोनों से कुछ नहीं होगा। अब इन्होंने बताया है, यहाँ प्रोफेसर डॉल्टन ने कहा कि जैसे ही टैक्स इंपोज किया गवर्नमेंट ने, कोई भी सरकार किसी भी प्रकार का कर लगाती है तो कर लगाने से सबसे पहले हमें कष्ट होता है। कर लगाया तो लोगों के मन में कष्ट की भावना आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि उनकी क्रय शक्ति कम हो गई, उनका जो परचेजिंग पावर था वो रिड्यूस हो जाता है। अब वो पहले से ज्यादा वस्तुएं और सेवाओं का क्रय नहीं कर पाते हैं। वस्तुओं व सेवाओं का क्रय जो है उनका, सेवाओं का क्रय कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो सबसे पहले उनकी क्रय शक्ति कम होगी, पहले टैक्स लगा, टैक्स से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हुई, कष्ट हुआ। क्यों? क्योंकि आपका परचेजिंग पावर रिड्यूस हो गया। अब आप उतनी कमोडिटीज और सर्विसेज कंज्यूम नहीं कर पाओगे जितनी कि आप पहले कर पाते थे। तो क्या हो गया, अब आपको अनुपयोगिता लगने लगी कि नहीं, कोई यूटिलाइजेशन नहीं रहा। तो जैसे ही कर इंक्रीज होता है इनसाइड द कंट्री, त्याग बढ़ जाता है, और त्याग बढ़ रहा है तो सीमांत त्याग भी बढ़ेगा, क्योंकि त्याग कंटिन्यूस रैपिड रेट से इंक्रीज हो रहा है। टोटल सेक्रीफाइस आपका है तो मार्जिनल सेक्रीफाइस भी बहुत रैपिड रेट से इंक्रीज होगा। तो किसी भी कंट्री में त्याग, कर जो है, कर की दरें बढ़ते ही त्याग बढ़ना शुरू हो जाता है, और त्याग बढ़ते ही सीमांत त्याग की वृद्धि हो जाती है। तो पहली बात क्लियर कि कर जो है वो क्या, किस स्टाइल के इम्पैक्ट क्रिएट करता है कंट्री में। अब करों से जो प्राप्त आय होती है वो हमारी सार्वजनिक आय कहलाती है। करों से जो प्राप्त आय होगी एटलीस्ट ऑलमोस्ट वही है, और बहुत से तरीके हैं पब्लिक रेवेन्यू के लिए, बट ऑलमोस्ट जो है मेन पोर्शन जो होता है वो करों के द्वारा होता है। तो सार्वजनिक आय से सार्वजनिक वस्तुओं व सेवाओं का निर्माण होता है। गवर्नमेंट इस ही आय से बड़े बड़े प्रोजेक्ट को लॉन्च करती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री का सेटअप करती है, बहुत सारी सुविधाएं जो है वो देती है। तो यहाँ से क्या होता है, बहुत सी सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण होता है। तो जनता को कुल सामाजिक लाभ जो है वो बढ़ने लग जाता है। जनता, गवर्नमेंट जितना ज्यादा सार्वजनिक व्यय करती है उतना जनता का लाभ बढ़ता है। तो व्यय इंक्रीज हुआ, सामाजिक लाभ इंक्रीज हुआ तो सीमांत लाभ भी बढ़ा। व्यय इंक्रीज हुआ तो आपका कुल लाभ बढ़ा, कुल लाभ बढ़ने से आपका सीमांत लाभ भी बढ़ेगा। तो पहली बात क्लियर, त्याग बढ़ा, कुल त्याग बढ़ा, सीमांत त्याग बढ़ा, लाभ बढ़ा, कुल लाभ बढ़ा और सीमांत लाभ बढ़ा। तो यहाँ पर आपको बता दिया कर के तो कौन से नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं और व्यय के कौन से पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है किसी भी सोसाइटी में क्रिएट किए जा सकते हैं। अब ये डाल्टन कह रहा है कि व्यय की छोटी से छोटी राशि से प्राप्त लाभ कराधान में होने वाली हानि के बराबर होने चाहिए। कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है छोटी छोटी राशि का, कहीं क्या लगाया, कहीं क्या लगाया, कहीं क्या लगाया, तो छोटी छोटी राशि के व्यय करने से भी जो लाभ प्राप्त होता है वो कराधान में होने वाली वृद्धि से, कराधान में जो वृद्धि कर रही है गवर्नमेंट छोटी छोटी, उससे होने वाली हानि के बराबर होना चाहिए। कि गवर्नमेंट ने छोटी छोटी राशि जगह जगह एक्सपेंडिचर करी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पर्पस के लिए गवर्नमेंट ने पैसा इन्वेस्ट किया, तो इससे कुल मिला करके सोसाइटी में लाभ प्राप्त हुआ। अब गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टैक्स से जो लिया, तो टैक्स से लेने पर क्या हुआ, कुल हानि हुई। तो यहाँ पर ये लाभ इस हानि के बराबर होना चाहिए। वही अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत है कि जब आपका लाभ हानि के बिल्कुल बराबर आ जाए, इट मीन्स मैक्सिमम सोशल वेलफेयर की दशा कहते हैं। तो बजट का आकार ऐसा होना चाहिए
कि सामाजिक लाभ और कुल त्याग के बीच का अंतर ज्यादा नहीं, अंतर अधिक हो। इट मीन्स कुल सामाजिक लाभ और कुल त्याग के बीच का अंतर अधिक हो, वही बजट बेटर है। यहाँ बजट के बारे में बता रहे हैं, बजट कौन सा बेटर होना चाहिए। यहाँ पर यह डायग्राम बताया गया है आपको कि बजट जो है बजट का आकार कैसा होना चाहिए, ये बताया गया है कि बजट का आकार ऐसा हो कि कुल सामाजिक लाभ व कुल त्याग के बीच का अंतर अधिक हो, ऐसा बजट गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर ये है आपका टोटल जो है सोशल बेनिफिट और ये है आपका टोटल सोशल सेक्रीफाइस। ये आपके सेक्रीफाइस को शो कर रहा है और ये आपके बेनिफिट को शो कर रहा है। ये दो कर्व इस स्टाइल के हैं। देखिए बेनिफिट क्या होता है, स्लोली और स्लोली जैसे जैसे आपके एक्सपेंडिचर इंक्रीज होते जा रहे हैं, आपका व्यय जो है आपका जैसे जैसे आपका ये सोशल जो है टोटल बेनिफिट्स जो है वो देखिए आपका कंटिन्यूस जो है इस स्टाइल से इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज होते होते एक लाइन आती है आफ्टर ऑप्टिमम लेवल पे, फिर आपका सोशल सेटिस जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अब आप आपके सेक्रीफाइस को देखिए, टैक्स की रेट लग रही, सेक्रीफाइस बड़ा 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 और सेक्रीफाइस आपका कंटिन्यूस इस स्टाइल से इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपके सेक्रीफाइस को शो कर रहा है और ये आपके बेनिफिट को शो कर रहा है। ये दोनों ग्राफ आपके इस स्टाइल के हैं। ये आपका टैक्स का स्ट्रक्चर मान लीजिए या आपका सामाजिक व्यय मान लीजिए कि सरकार किस स्टाइल से सोशल एक्सपेंडिचर कर रही है। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये ए और बी, ए बी जो है वो आपके इन दोनों सेक्रीफाइस और बेनिफिट इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वहां पर इन दोनों के बीच की दूरी सबसे अधिक है। यहाँ पर हम कुल सामाजिक लाभ और कुल सामाजिक त्याग को बता रहे हैं। यहाँ पर कुल सीमांत लाभ है सॉरी और कुल आपका सीमांत त्याग उसको सामाजिक लाभ उसको बताया जा रहा है इस ओ एक्स एक्सिस पे, और ओ वाई एक्सिस पर हम ये शो कर रहे हैं आपके सोशल एक्सपेंडिचर को। अब यहाँ देखिए टी एस बी माइनस टी एस एस, आपके बेनिफिट में से आपके सेक्रीफाइस को लेस कर दिया जाता है तो ए बी के इक्वल आपको अमाउंट प्राप्त होती है। तो कुल आपका सीमांत कुल सामाजिक लाभ उसमें से माइनस कर दिया कुल सीमा सामाजिक त्याग, तो ये आपका अधिकतम लाभ जो है उसको बता रहा है। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो आपके इसको बता रहा है कि यहाँ बेनिफिट की ये कंडीशन है और सेक्रीफाइस की ये कंडीशन है। अब यहाँ पर बता रहा है कि क्या शर्तें हैं, कौन कौन सी कंडीशन जो है वो अप्रूवल होनी चाहिए, तभी जाकर के ये थ्योरी जो है वो शो होगी। सबसे पहला सामाजिक लाभ इक्वल टू सामाजिक त्याग, जो भी है आपका कुल सीमांत सामाजिक लाभ जो है वो आपके कुल सीमांत सामाजिक त्याग के बराबर होना चाहिए। पहली कंडीशन प्रोफेसर डॉल्टन ने बताई कि कुल सीमांत सामाजिक लाभ जो है वो कुल सीमांत सामाजिक त्याग के बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो सरकार को बजट के द्वारा उतना ही कर लेना चाहिए और उतना ही सार्वजनिक व्यय कर देना चाहिए। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उतना ही टैक्स इम्पोज करना चाहिए और जितनी टैक्स से उनको इनकम मिली है एटलीस्ट उतनी की उतनी इनकम ही उनको खर्च कर देनी चाहिए। तो सरकार को उतना ही कर लेना चाहिए और उतना ही सार्वजनिक व्यय कर देना चाहिए ताकि आपका सीमांत त्याग आपके सीमांत लाभ के बराबर हो। ये आपका पहला ग्राफ जो है वो इस स्टाइल की सिचुएशन को शो कर रहा है। अब मैं आपको एक सेकंड ग्राफ और बना करके बताती हूँ कि सेकंड ग्राफ आपका क्या बता रहा है। आपके सेकंड ग्राफ में हम यूनिट लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये हमने यूनिट ली है आपके व्यय की और कर की, दोनों की इकाइयों को लेते हैं हम। उसके बाद यहाँ पर लेते हैं हम हमारा सीमांत त्याग और यहाँ पर लेते हैं हम सीमांत उपयोगिता, सीमांत संतुष्टि। ये है प्रत्येक इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और प्रत्येक इकाई से प्राप्त सीमांत संतुष्टि इस स्टाइल से दिया। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहली जब टैक्स जो लगाया जाता है तो आपको त्याग कितना करना पड़ता है
10 का, उसके बाद 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। ये आपके त्याग के बारे में हो गया। यहाँ आपको जब व्यय किया जाता है तो पहला 90, उसके बाद 75, फिर 65, देन 55, 50, 35, 25 एंड 75। तो यहाँ पर आपको बताया है कि आपको कर देने की प्रत्येक इकाई से त्याग क्या करना पड़ा। कर देने की प्रत्येक इकाई का त्याग है ये आपको, और प्रत्येक इकाई के व्यय से प्राप्त संतुष्टि है। प्रत्येक इकाई के व्यय से प्राप्त संतुष्टि है। पहले वापस समझ लो, 3 कॉलम का है। पहला यूनिट बतानी है आपको व्यय और कर की, कि यहाँ पर आप व्यय और कर की इकाई को बता रहे हो। उसके बाद है कर की प्रत्येक इकाई से प्राप्त सीमांत त्याग, और व्यय की प्रत्येक इकाई से प्राप्त सीमांत संतुष्टि को बताना है। देखिए ये दोनों इस स्टाइल से है। अब आपका जो ग्राफ बनेगा वो इस स्टाइल का बनेगा। सबसे पहले 90 से शुरू होगा ग्राफ, तो आपका ग्राफ जो है वो इस स्टाइल का जाएगा। एक ग्राफ तो आपका 10 से जाएगा जो कंटिन्यूस हाई होगा, और एक आपका इस स्टाइल से लोअर कैटेगरी का जाएगा। एक आपका ग्राफ इस स्टाइल से जाएगा, और यहाँ पर ये दोनों इक्वल होते हैं। कौन सी इकाई पर? 5th यूनिट पर जाकर के ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। तो आपको ग्राफ अपने हिसाब से बनाना है। 5th यूनिट पर जाकर के ये आपके जो दोनों हैं वो आपका इक्वल हो रहा है। यहाँ पर आप बेनिफिट और सेक्रीफाइस को शो कर रहे हो। एक है आपका बेनिफिट और सेक्रीफाइस, ये दोनों हम इस पर शो कर रहे हैं। और यहाँ पर हम जो शो कर रहे हैं वो है आपका एक्सपेंडिचर की अमाउंट, एक्सपेंडिचर की अमाउंट या यूनिट। ये है आपका सेक्रीफाइस और ये है आपका बेनिफिट, मार्जिनल बेनिफिट। देखिए अब आप ये जहाँ कर प्रोफेसर डॉल्टन बता रहे हैं कि त्याग जो होता है वो इस स्टाइल से बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे कर बढ़ रहा है आपका त्याग बढ़ रहा है। एक्सपेंडिचर में पहले आपको अच्छा सेटिस्फाई हुआ, लेकिन फिर आपका कंटिन्यूस जो है वो गिर रहा है। तो ये इसको शो कर रहा है, इस ग्राफ को, और ये आपके इस ग्राफ को शो कर रहा है, सेक्रीफाइस वाले ग्राफ को। और यहाँ पी बिंदु पर जो है ये दोनों जाकर के मैच हो जाते हैं। इट मीन्स 5th यूनिट एक ऐसी है जहां पर आपका मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो रहा है, बिकॉज हियर मार्जिनल बेनिफिट इक्वल टू मार्जिनल सेक्रीफाइस। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको सबसे पहले अर्थव्यवस्था में जो है आपका सब कुछ डिटर्मिनेट हो गया कि क्या बजट था, क्या करना है। यहाँ पर एमएस और एम 2 वक्र बनाए गए हैं। यहाँ पर हमने 2 कर्व लिए हैं। पहला जो है वो आपके त्याग को बता रहा है, ये आपके त्याग को शो कर रहा है, और दूसरा आपके लाभ को बता रहा है, तो ये आपके लाभ को शो कर रहा है। और यहाँ पर जो P बिंदु पर ये दोनों मिलते हैं, तो ये जो है PM जो है आपका वो एक अधिकतम स्तर है। ये आपकी एक आदर्श स्थिति है, ये आपकी एक आदर्श स्थिति को शो कर रहा है। पहले वापस समझ लीजिए, ये आपका त्याग है, ये आपका लाभ है, दोनों P बिंदु पर मिल रहे हैं, और P बिंदु जो है वो आपकी एक आदर्श स्थिति बता रहा है। अर्थात ये अधिकतम कल्याण को बता रहा है। किसको बता रहा है? ये अधिकतम कल्याण को बता रहा है, क्योंकि अधिकतम कल्याण यहाँ पर क्यों है? बिकॉज मार्जिनल बेनिफिट इक्वल टू मार्जिनल सेक्रीफाइस। व्यय से जो त्याग हुआ, कर से जो त्याग हुआ और व्यय से जो लाभ हुआ, वो दोनों बिल्कुल बराबर है। अतः यहाँ पर आपका अधिकतम कल्याण जो है समाज में वो पॉसिबल है। तो अधिकतम कल्याण को प्राप्त करने के लिए सरकार को जो बजट है वो इस स्तर का बनाना पड़ेगा। 5 यूनिट तक गवर्नमेंट को खर्च करना ही पड़ेगा। तो जहां पर राजस्व के सार्वजनिक, सबसे पहले सार्वजनिक व्यय की प्राप्त इकाई और राजस्व की इकाई दोनों का बिल्कुल मैच नहीं हो जाता, तब तक गवर्नमेंट को जो है वो लगाना चाहिए। अब आप देखिए, बाय द वे इससे पहले वाली कंडीशन लाऊं, सपोज कीजिए यहाँ पर ले लेते हैं। देन यहाँ पर क्या है, ये P था, मैं इसको P1 बता दूं। तो P1 पे क्या सिचुएशन थी, बेनिफिट इज ग्रेटर, और आपका क्या हो गया, आपको जो मार्जिनल बेनिफिट है वो आपका ग्रेटर और मार्जिनल सेक्रीफाइस है वो आपका लोअर है।
तो और यहाँ पर क्या है, बहुत कम खर्च करना पड़ता है, बहुत कम आय लेनी पड़ती है, तो बेटर नहीं है। दूसरी कंडीशन अगर आप देखो तो ये P2 मान लीजिए इसको, एंड हेयर सैक्रिफाइस इज मोर, मार्जिनल सैक्रिफाइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल बेनिफिट, तो ये कंडीशन भी गवर्नमेंट के लिए बेटर नहीं है। यहाँ पर क्या है, सरकार को लाभ ही हो रहा है और सरकार का त्याग कम पर लाभ होगा कहाँ से, जब खर्च ही नहीं किया तो गवर्नमेंट कहाँ प्रॉफिट की सिचुएशन में होगी। और यहाँ अगर हम देखें तो आपका त्याग ज्यादा है और आपका बेनिफिट कम है, इसलिए इस कंडीशन, ये कंडीशन जो है वो बेस्ट कंडीशन है, ऑप्टिमम कंडीशन है, यहीं पर मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो रहा है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डॉल्टन। अब इसके आगे जो और है पॉइंट्स, उनको मैं इससे आगे वाले लेक्चर में एक्सप्लेन करूँ।